अफगानिस्तान की जो स्थिति है वो दिन प दिन बदतर होती जा रही है, क्योंकि तालिबान आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपना दबदबा बना लेगा, जो सेंट्रल एशिया में भारत का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए खतरा होगा। यहाँ पाकिस्तान जो है ना वो दोहरी नीति को चलता है। पाकिस्तान का कहना है कि जब अफगानिस्तान के अंदर अगर तालिबान जाता है तो वो अच्छा है, वो सही करता है, गुड टेररिज्म है, लेकिन अगर वही पाकिस्तान के अंदर तालिबान ब्लास्ट करता है तो वो कहता है वो बैड टेररिज्म है। यानी अफगान तालिबान सही है, पाकिस्तान तालिबान जिसे तहरीकी तालिबान कहते हैं वो गलत है। इनके हिसाब से इनकी दोहरी नीति चलती है यहाँ पर। इनका कहना है पाकिस्तान वालों का अफगानिस्तान के मैटर में कि अफगानिस्तान में शरिया का कानून रहना चाहिए, यानी इस्लामिक कानून रहना चाहिए। तो उस हिसाब से भैया पाकिस्तान में भी शरिया का कानून रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस्लामिक कंट्री है, वहाँ शरिया का कानून कैसे नहीं। ऐसे समझिए जब तालिबान का राज चलता था अफगानिस्तान में तो वहाँ पोलियो तक को पिलाने के लिए मतलब उसको बम मार देता था। पाकिस्तान में तो आजो बवाल हो जाता है पोलियो पिलाने के लिए। तालिबान के राज में महिलाओं की शिक्षा तो एकदम चौपट हो गई थी, ना उन्हें जॉब करने दिया जाता था ना कुछ। वहाँ केवल 6% महिलाओं को शिक्षा थी। लेकिन जब से करजई और यहाँ पर अशरफ गनी साहब की सरकार आई है, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना, नाटो सेना वहाँ रही है, तो वहाँ महिलाओं के एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है 37%। अब देखिए इन लोगों का क्या कहना है, देखिए अब किसी का नकाब पहनना या किसी महिला का साड़ी पहनना, या आप देखेंगे अगर म्यांमार में तो वो लुंगी टाइप का कुछ पहनते हैं, ये कल्चर है। कल्चर और एजुकेशन अलग है भाई। अगर आपका कल्चर है नकाब पहनना तो आप नकाब पहन के ही पढ़ो ना, वहाँ पे कौन मना किया आपको। आप म्यांमार में जाओगे तो वहाँ पे लुंगी टाइप का ड्रेस होता है, वहाँ पे महिलाएं उसको पहनती है। हमारे खुद के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी लुंगी पहनते हैं, तो वो साउथ का कल्चर है, कल्चर से कोई थोड़ी कह रहा है। लेकिन ये लोग महिलाओं को एजुकेशन नहीं करने देते, महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होने देते हैं, महिलाओं को जॉब नहीं होने देते हैं। तो ये क्या कहता है अफगानिस्तान के तालिबानियों को कि वहाँ शरिया का कानून रहना चाहिए। तो चोट्टा तुम भी अपने देश में करा लो ना, तुम्हारा जो जीडीपी मर रहा है और चौपट हो जाओगे। जस करनी तस भोग ही पावा कहा जाता है। इसने अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया और इस तालिबान के वजह से तालिबान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून शरिया को लाएंगे। तो तालिबान को देखा देखी पाकिस्तान में भी एक तालिबान उभर गया जिसका नाम है तहरीके तालिबान। अब ये पाकिस्तान में बम फोड़ने लगा और कहा यहाँ की सरकार को हटाइए, हम यहाँ पर शरिया का कानून लाएंगे। इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। तुम वहां आतंकवाद फैलाओ, हम यहाँ आतंक फैलाएंगे। तुमको पता भी है न्यूटन तो फिजिक्स, पाकिस्तान में पता नहीं फिजिक्स पढ़ाया जाता है कि नहीं वहाँ पे, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे। खैर अगर न्यूटन का जन्म पाकिस्तान में हुआ रहता तो उनके सर पर सेब नहीं गिरकर बम गिरा रहता और न्यूटन वहीं मर जाते, फिजिक्स का सत्यानाश हो जाता। पाकिस्तानियों को तो अब तो सारा मानना चाहिए। अफगानिस्तान की सरकार कह रही थी कि लगभग 12 से 15 हजार पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में घुस गए हैं तालिबान का साथ देने के लिए। तो खैर एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता है तो इसे आप 100% ट्रू नहीं मान सकते। लेकिन यूएनओ ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान बॉर्डर से स्पिन बुलडाज के एरिया से पाकिस्तान से लगभग 6000 आतंकवादी हथियार लेकर अफगानिस्तान में घुसे हैं, अफगानिस्तान को सरकार गिराने के लिए और वहां के आतंकवादियों का सपोर्ट करने के लिए। चोर के घर में भी कभी कभी चोरी हो जाता है। पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाया, वहीं पे उसके यहाँ भी हो गया। हाफिज सईद के घर के पास भी कोनो बम फोड़ के चल गया। अब इसमें भी अलग अलग विचारधारा है कि हम अच्छा से सरिया लगाएंगे, तुम अच्छा सा मतलब वो मतलब इन लोग के मतलब क्या पता है कुछ दिन बाद ये भी लड़ाई अपने में लड़ेगा सब यहाँ पर। और दूसरा ये लोग जूझ रहे हैं लोग पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर कि भाई किसकी स्पाइंग हुई है। इमरान खान ने तो बकायदा यूएनओ में भी जाके कहा है कि कौन है आपका जो संस्था जो हमारे प्रधानमंत्री की फोन टेपिंग हुई है इसकी जांच करे। यूएन ने कहा सोचा तोर प्रधानमंत्री तो समझना हमारा कौन सी घटल है, आज तक हम किसका मामला सॉल्व किए हैं जो तुम्हारा सॉल्व कर देंगे। कश्मीर तो आई अटकले। तो पाकिस्तान में जैसे जैसे आप देखेंगे अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होगा वैसे वैसे पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान मजबूत होगा। तहरीके तालिबान ने अब पाकिस्तान के सेना पर भी हमला करना चालू कर देते, कहते तुम भगो यहाँ पे, हम लोग हैं यहाँ पर, शरिया का कानून लागू हो गया यहाँ पर। इन्होंने 15 जवानों को मार दिया पाकिस्तान के। भाई आतंकवाद कहीं भी गलत है, हम हिंदुस्तान वाले, आतंकवाद कहीं भी होगा तो गलत होगा, लेकिन ओरिजिन इसने तो खुद ही कर रखा है तो भुगतेगा कौन, दूसरा कोई तो भुगतेगा नहीं। अब इसका बहुत ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाना पड़ता है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में वर्ल्ड बैंक और चाइना की फंडिंग से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन रहा था जिसका नाम था दासू डैम। ये दासू डैम में चाइनीज वर्कर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, मेन चाइनीज ही कंपनी ली थी। लेकिन चाइनीज वर्करों के ऊपर भी जो बस से उनको ले जाया जा रहा था उस बस में ब्लास्ट हो गया। उसमें शुरुआत में कुछ इंजर्ड थे लेकिन 9 चाइनीज वर्कर मारे गए और बहुत सारे घायल भी हो गए। तो शुरुआत में तो पाकिस्तान ने कहा कि इसमें सीएनजी ब्लास्ट हो गया ऐसे ऐसे, लेकिन चाइना ने पूरा दबाव बनाया। चाइना की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दबाव बनाया कि नहीं इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर क्या है और पाकिस्तान इसका जवाब दे कि वो चाइनीज सोल्जर के सेफ्टी के लिए क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम चाइनीज सोल्जर की सेफ्टी के लिए 15,000 पाकिस्तानी फौज तैनात किए। कितनी शर्म की बात है एक देश के लिए कि वहां कोई विदेशी वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए 15,000 जवान तैनात करना पड़ता है। हिंदुस्तान में
पाकिस्तान के लोग भी अगर घूमने आएंगे ना तो यहाँ कोई उनको बम से नहीं उड़ाने वाला है यहाँ पर, बशर्ते तुम कुछ मतलब शांति से घूमने आओ, ताजमहल देखने आओ, हमारे यहाँ एक से एक चीज है, लाल किला आओ, दक्षिण में एक से एक घूमने की जगह आओ, घूम फिर के नॉर्मल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी पाकिस्तानी भारत में आते हैं इलाज कराने के लिए, हार्ट की सर्जरी, कैंसर का, क्योंकि यहाँ की मेडिकल बहुत सस्ती है। बट ऐसा कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ बहुत सारे नेपाल के लोग भी, हिंदुस्तान नॉर्थ जितने भी हिंदुस्तान में, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब में ज्यादातर चाउमीन बनाने का काम नेपाल के लोग करते हैं और बखूबी आराम से अपनी जिंदगी बिताते हैं। ठंडी के दिन में कंबल बेचने आते हैं। क्या हमारी सेना 15,000 फौज लगी रहती इनको, इनकी सेफ्टी के लिए? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन अगर चाइनीज भी हमारे यहाँ व्यापार करते हैं, उनको भी ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को सोचिए ये कैसे देश में रह रहे हैं कि जो देश, मतलब ये साले किसी के नहीं होंगे पाकिस्तान वाले। चाइना जितना मदद पाकिस्तान की किया उतना कोई नहीं कर सकता। सोचिए यार, चाइना वाले तो पाकिस्तान के बच्चे पैदा होने में भी मदद कर रहे हैं वहां पे, कि वो कहते हैं कि भाई तुम लोग ड्यूटी करो, हम जाके तुम्हारे बदले में कर देते हैं। इतना मदद करते हैं चाइना वाले, फिर भी ये लोग उड़ा देते हैं। अब चाइना ने दबाव बनाया, कहा कि आप मिलिट्री बढ़ाइए, ये कीजिए, तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब तक कराची में भी एक ब्लास्ट हो गया। मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह चाइनीजों को मारा जा रहा है। तहरीके तालिबान, ये तो भारत के लिए ठीक ठाक है। तहरीके तालिबान का चाइना के ईस्ट तुर्किस्तान एक फ्रीडम मूवमेंट चलता है वहां पर, उन दोनों से अच्छा कनेक्शन है। अब चाइनीज मीडिया का इस पर काफी अच्छा दबाव आ गया, तो चाइना के राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के जो नल्ले फौज हैं, इनसे इनके जवानों की सुरक्षा नहीं हो सकती, इनके वर्कर की। तो चाइना की सरकार ने कहा अपने वर्करों से कि पाकिस्तान के कमांडो उनकी फौज से तो बेहतर हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, तुम लोग ये AK-47 लेके देखो। तो देखिए AK-47 लेके वहां पे वर्कर का काम कर रहा है। हद पाकिस्तानियों की बेइज्जती होती है, उसके फौज से अच्छा यहाँ के वर्कर हैं सब यहाँ पे। और चाइना हर जगह ऐसा करता है। श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले चाइनीज जो वर्कर थे वो मिलिट्री के ड्रेस में घूम रहे थे। अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि चाइना ने कहा है कि अगर उसके वर्कर को सेफ्टी नहीं दी जाएगी तो वो अपने वर्कर को वापस नहीं निकालेगा अफगानिस्तान से, जैसे अमेरिका निकल गया। क्योंकि चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है BRI प्रोजेक्ट और CPEC सड़क को बनाने के लिए पाकिस्तान में। उसने कहा कि हम अतिरिक्त 40,000 फौज भेज देंगे पाकिस्तान में, और इन 40,000 का खर्चा खुद पाकिस्तान से लेंगे। पाकिस्तान ससुरा पगला गया है, चारों ओर से हमारा लूटेगा सब। और चाइना का क्या कहना है? चाइना कह रहा है कि हम यहाँ पर एक ग्वादर जहां बनेगा, वहां ग्वादर पोर्ट के पास एक चाइना पोर्ट सिटी बनाएंगे। इस पोर्ट सिटी में चाइना की करेंसी चलेगी, चाइना के नियम कानून चलेंगे, यानी जमीन खरीद लेगा, वहां सारा चीज चाइना का ही चलेगा, वहां चाइना के ही लोग रह सकते हैं, पाकिस्तानियों को एंट्री बैन रहेगी। अब सोचिए, ऐसा वो श्रीलंका में भी बना रहा है कोलंबो पोर्ट सिटी, अब यहाँ ग्वादर पोर्ट सिटी बनाने वाला है। मतलब पाकिस्तान में रहेगा, वहीं के लोगों को वहां एंट्री नहीं देने वाला है यहाँ पर। अब जरा सोचिए, और उसका कहना है 2022 तक वहां 5 लाख चाइनीज रहेंगे। अब इसमें क्या गारंटी है जो चाइनीज वर्कर के शक्ल में आए हैं वहां के फौजी नहीं है? क्योंकि चाइना में हर इंसान को, मतलब जितने होता है, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेनी होती है उसके हर फौज को, और इवन सिविलियन को भी। तो जो इंसान कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है वो ऑटोमेटिक चाइना की फौज का सदस्य हो जाता है। तो 5 लाख सिविलियन रहेंगे, इसमें से चाइना कम से कम 50,000 फौज को घुसा देगा, और आराम से इजीली घुसा सकता है। अब चाइना, पाकिस्तान के पास 4.5 लाख फौज है, 5 लाख विदेशी को ले लेगा। इस गधे को पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। इन सब के यहाँ पढ़ाई लिखाई होता नहीं ना। हम लोग के हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ाते हैं कि सहायक संधि जो थी, सहायक संधि जो है सब्सिडियरी अलायंस, ये भारत में सबसे बेहतरीन ढंग से लागू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। अब लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि क्या थी? वो किसी राजा से कहता था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमारी ये एक रेजिमेंट फौज तुम अपने यहाँ रख लो, उस फौज का खर्चा तुम देना और तुम्हारे हिसाब से काम करेगी। राजा को लगता था कि वाह, अंग्रेजों की फौज बढ़िया है, हथियार बढ़िया है, तोप टैंक है, क्या दिक्कत है, अपने किला में रख देते हैं, और जब मन कहेंगे हमला करो तो हमला करेगा। लेकिन उस राजा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस दिन अंग्रेज कह देंगे कि मार दे रजुए को, तो महल में तो पहले से घुस गए हैं सब। यही काम कर रहा है चाइना। हालांकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि भारत में सहायक संधि के जनक कौन थे, तो गलत मार देते हैं। वेलेस्ली तब वहां नहीं होगा, तब वहां डुप्ले होगा। डुप्ले जो थे फ्रांसिस गवर्नर, उन्होंने हैदराबाद और दक्षिण भारत के राजाओं के साथ सहायक संधि किया था। बट फ्रांस जो है भारत में उतना विस्तार नहीं कर पाया, जिस वजह से डुप्ले की सहायक संधि उतना सफल नहीं हुई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है वो बहुत तेज सफल हो गई। वो भारतीय राजाओं को ट्रेनिंग, उनकी सेना को ट्रेनिंग देता था और वहां अपनी फौज रखता था, ये कह कि हम मदद करेंगे। बाद में वही फौज उन्हें मार देती थी। यही काम कर रहा है चाइना, कह रहा है कि हमारी 40,000 फौज पाकिस्तान में जाएगी हमारे वर्कर की सेफ्टी के लिए। अरे भाई साहब, एक दिन तुमको कॉलोनी बना देगा। जिस तरह ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर, सेम वही कंपनी चाइना बनाया जिसका नाम है BRI
BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको OBRB कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं वहाँ पे। ये उसी तरह भी पिसेगा पाकिस्तान, जिस तरह से हम आज़ादी से पहले गुलाम जब थे। इसको ससुरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, पिसाओ, हमको क्या मतलब बनता है, चाइना तुम्हारे सर दर्द पे आएगा। चाइना इसको किस तरह से लूटता है, हर तरह से लूटता है। चाइना का कोई दोस्त नहीं है। एक्चुअली जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो आतंकवादियों को, बंकर को हम लोगों ने मैनपेड रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था। तो पाकिस्तान देखा कि भारत वाला कौन सा रॉकेट लेके आया, सब बड़ी तगड़ा मार रहा है। तो चाइना ने कहा मैनपेड रॉकेट तो है, लो हमसे भी खरीद लो, ये मैनपेड रॉकेट है। इसी का छोटा रूप QW-18 ये खरीद लो, ये दोनों दे दिया। अब पता चला 6 महीना बाद ये धूस करके रह जाता है। पाकिस्तानी मारते हैं, सब यहीं गिर जाता है, सामने में गिर जाता है, मारेंगे सब, यहाँ गिर जाता है पसुए में। अब ये किसी काम का नहीं रह गया। चाइना कह रहा है कि हम वापस नहीं लेंगे। हद देखिए, इस रॉकेट को चाइना के खुद देश ने बनाया और चाइना की मिलिट्री ने कहा कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो भारत ने पहाड़ों के, परवेज मुशर्रफ को लग रहा था कि भारतीय सेना पहाड़ पे तो चढ़ ही नहीं पाएगी, लेकिन हमारे यहाँ उस समय बफोर्स तोप और पिनाका रॉकेट जैसे अंधाधुंध तबाही मचाया। तो पाकिस्तानियों को लगा कि सोच रहा दिवाली की तरह रॉकेट मारता है, धन 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 धन, ये आता कहां से है? तो चाइना से पूछा, ये है आपके पास? चाइना कहा, हमारे पास कोई चीज नहीं है, चले नहीं चले कोई मतलब नहीं, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। इसने दिया ये रॉकेट, देखो धनाधन मारोगे एकदम निकलेगा यहाँ पर, एकदम दाड़ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसका नाम है A100। तो पाकिस्तान का अच्छा जैसे S-400 है वैसे ही आपका A100 है। तो चाइना का हाँ ले जाओ। अब ये भी नहीं उड़ रहा है। अब कौन कहे इन बेचारों को? एक तो गरीबी पाकिस्तान में, उसमें इनका आटा गीला हो गया, ये चारों ओर से जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें दूसरों से दुश्मनी बड़ी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि युद्ध दुश्मनी में और अहंकार में इंसान को अपना खुद का गलत कदम भी नहीं दिखता है। चाइना को एक और समस्या क्या है कि चाइना इस साइड में जो इसका सिंजियांग प्रांत है, इसमें वीगर मुसलमानों पर कुछ ज्यादा ही टॉर्चर करता है। तो वीगर मुसलमानों का एक अलग संगठन है, वो कहते हैं कि हम इस क्षेत्र को चाइना से अलग कर देंगे, इसका नाम रखेंगे ईस्ट तुर्किस्तान। अब ये यकीन समझिए कि अगर ईस्ट तुर्किस्तान का मूवमेंट बहुत तगड़ा हो जाएगा, अगर यहाँ चाइना के जेलों से छूटकर ये जो वीगर मुस्लिम है, अगर ये अफगानिस्तान चले गए तो अफगानिस्तान का ये एरिया चाइना से सट जाता है और यहाँ से वीगर मुसलमानों को हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान उनको समझा देगा, ये सच्चा कहेगा वीगर को काहे करता, मुसलमान थोड़ी है, मरने दो। यहाँ पर भी इन लोग की एक कैटेगरी है कि किस मुसलमान को बचाएंगे और किसको नहीं बचाएंगे। वीगरों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता, जबकि सबसे ज्यादा टॉर्चर यही होते हैं। तो चाइना ने क्या कहा है? चाइना की विदेश नीति में शर्म नाम का कोई चीज नहीं होता है। देखिए, वो आतंकवादियों को अपने प्रधानमंत्री के साथ बैठाया है। सोचिए, तालिबान के आतंकवादियों को प्रधानमंत्री के साथ, और उसने कहा कि देख भाई, अफगानिस्तान में हम तालिबान को कुछ भी नहीं करेंगे, तालिबान तुम अच्छे से फल फूलो, पूरी दुनिया को बम मारो, बस एक काम करो, अपने तालिबानियों को कहना कि वीगर मुसलमानों को कुछ ना करे, क्योंकि इनको छोड़ दो वहां पर। तो ये कॉम्प्रोमाइज कराना चाहता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि एक अफगानिस्तान पूरे सेंट्रल एशिया के जो जियोपॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उसको किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। आने वाले वक्त में देखिए, अमेरिका भी बम्बार्डमेंट कर रहा है, लेकिन क्या पता, जो बाइडेन से पूछा गया कि जब अमेरिका की फौज पूरी तरह वहां से हट जाएगी 31 अगस्त के बाद, यानी 9/11 का जो 20 साल होने जाएगा, तो क्या उसके बाद भी हमला जारी रहेगा? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब ये जो बाइडेन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि काबुल तक में भी हमले डेली हो रहे हैं। अब भारत में असमंजस की स्थिति है कि वो किस तरह से इसे बैलेंस करके चले। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।